किम वी जुम सचमुच एक टॉपर छात्र था। उसकी पढ़ाई की उपलब्धियों को सब लोग सराहते थे, लेकिन टॉपर कहलाने के पीछे उसकी जिंदगी बहुत ही कठिन और घुटन भरी थी। ट्यूशन से लौटने के बाद उसके पिता पूरी रात उसकी पढ़ाई की निगरानी करते। अगर वो किसी कैलकुलेशन में गलती कर देता तो उसके पिता उसके सिर पर मारते। केवल जब वो सवाल सही सॉल्व करता तभी उसके पिता प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते और उसे प्रोत्साहित करते। जिंदगी के इस दबाव से वी जुम धीरे धीरे डिप्रेशन के लक्षण दिखाने लगा। वो अपनी माँ की दवा लेने की सोचता, लेकिन जब माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो वीजुम कुछ भी नहीं बताता। हर रात उसे घुटन महसूस होती, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसे शांत करने वाली एक ही चीज थी, उसका पुराना म्यूजिक प्लेयर। इसी कारण वीजुम हमेशा हेडफोन लगाए रहता। किसी वजह से वीजुम के पिता ने उसे दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया। जब नए क्लास टीचर ने उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में सुना तो हंसी रोक नहीं पाए, लेकिन जब टीचर ने उसकी तारीफ की तब भी वीजुम के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी आंखें खाली और भावहीन थीं। वो एक रोबोट जैसा लग रहा था। टीचर उसे क्लास में लेकर गए और सबको उससे मिलवाया। उसी समय युनगी नाम का लड़का देर से क्लास में घुसा। टीचर ने उसे कुछ डांट दी। वीजुम अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। फिर टीचर ने सबको एक एक कागज दिया और कहा कि उस पर अपने भविष्य का सपना लिखो। सबको कल तक वो कागज जमा करना था। उस रात वीजुम के पिता ने वो कागज देखा और तुरंत उस पर वीजुम का सपना डॉक्टर बनना लिख दिया। वीजुम को ये पसंद नहीं था, लेकिन उसके पास विरोध करने का कोई हक नहीं था। अगले दिन जब वो क्लास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ गुंडे, जिनका लीडर होंगिल था, एक लड़के को पीट रहे थे क्योंकि उसने उनके लिए ब्रेड नहीं खरीदी थी। वीजुम ने इसमें ध्यान नहीं दिया और चुपचाप जाकर अपना होमवर्क करने लगा, लेकिन अचानक होंगिल ने उसका म्यूजिक प्लेयर गिरा दिया। वीजुम तुरंत उसे उठाने भागा। उसी समय उसने देखा कि होंगिल बार बार उस लड़के के सिर पर मार रहा है। ये देखकर उसे अपने पिता की याद आ गई और वो गुस्से से भर गया। उसने होंगिल पर चिल्ला दिया। सब लोग चौंक गए। होंगिल गुस्से से आगे आया और वीजुम को जोर से लात मारी। कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी घंटी बजी और लड़ाई रुक गई। स्कूल के बाद होंगिल और उसके साथी फिर से वीजुम को घेर लेते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं। उन्होंने वीजुम का पर्स देखा और समझ लिया कि वो अमीर है। होंगिल ने उसे धमकाया कि उसका फोन नंबर सेव करो और उसके मैसेज का 10 सेकंड में जवाब दो, वरना वो उसे मारेगा। घर जाकर वीजुम फिर वही रूटीन फॉलो करता है। पिता की निगरानी में पढ़ाई और सोने से पहले खुद को चोट पहुंचाना। अगले दिन स्कूल जाते समय उसके पिता ने चेतावनी दी कि अगर अगली परीक्षा में उसके अंक कम आए तो उसे सीआरएम स्कूल की मिडिल क्लास में भेज दिया जाएगा। इसी बीच होंगिल ने उसे ब्रेड लाने का मैसेज किया, लेकिन वीजुम ने फोन बंद कर दिया और नजरअंदाज कर दिया। जब वो क्लास पहुंचा तो होंगिल ने पूछा, ब्रेड कहाँ है? वीजुम ने कहा कि भूल गया। गुस्से में होंगिल ने उसके हेडफोन और म्यूजिक प्लेयर छीन लिए। म्यूजिक प्लेयर वीजुम के लिए बहुत कीमती था, इसलिए उसने धीरे से होंगिल से कहा कि वो इसे लौटा दे, लेकिन होंगिल ने उसका मजाक उड़ाया और उसे पागल कहा। वीजुम ने हार नहीं मानी और बार बार म्यूजिक प्लेयर मांगा। गुस्से में होंगिल ने म्यूजिक प्लेयर जमीन पर गिराकर उस पर पैर रख दिया। फिर उसने वीजुम के सिर पर भी मारा। इस बार वीजुम ने भी गुस्से में उसे घूंसा मार दिया। क्लास में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से डेस्क और कुर्सियां गिरने लगीं। क्लास के बाकी बच्चे बस देखते रहे। आखिरकार वीजुम ने होंगिल को जमीन पर गिराकर उसका गला दबा दिया। होंगिल के दोस्त बचाने आए, लेकिन युनगी ने रोक दिया। गला दबाते समय वीजुम लगभग अपना आपा खो बैठा था, लेकिन होश आने पर उसने तुरंत होंगिल को छोड़ दिया और अपना म्यूजिक प्लेयर उठाने चला गया। होंगिल फिर से कुर्सी उठाकर मारना चाहता था, लेकिन वीजुम ने उसे 2 और घूंसे मारे। इस बार होंगिल पूरी तरह हार गया। वीजुम ने अपने हेडफोन पहने और शांत होने की कोशिश की, फिर अपनी जगह जाकर बैठा और ऐसे होमवर्क करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। स्कूल के बाद युनगी उसके पीछे आया। युनगी ने उसकी लड़ाई की तारीफ की और चेतावनी दी कि होंगिल के दोस्त उसे आसानी से छोड़ेंगे नहीं, अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना। सीआरएम स्कूल जाते समय वीजुम को होंगिल को हराने की याद आई। उस पल उसके चेहरे पर हल्की खुशी दिखी, जिससे वो बस से उतरना ही भूल गया। नतीजा ये हुआ कि वो कोचिंग के लिए लेट हो गया। बाकी बच्चे पहले ही परीक्षा देना शुरू कर चुके थे। जब उसके पिता को पता चला कि वो स्कूल देर से पहुंचा है तो जैसे ही वीजुम घर लौटा, उसके पिता ने पूछा कि क्यों लेट हुआ। वीजुम ने झूठ बोला कि बस में सो गया था। पिता और परीक्षा की बात करने वाले थे कि तभी उसके भाई ने टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। मजबूरी में पिता ने कहा कि जाओ और पढ़ाई की तैयारी करो। जैसे ही वीजुम अपने कमरे में गया, उसने अपने मर चुके भाई को देखा। भाई ने उसे एक म्यूजिक प्लेयर दिया और कहा कि पूरे दिल से म्यूजिक सुनो। वीजुम बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसके पिता दरवाजा खोलकर अंदर आए। असल में ये सब वीजुम का भ्रम था। अगली सुबह जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, होंगिल और उसका गैंग उसे घेर लिया। वीजुम ने होंगिल से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन होंगिल मानने को तैयार नहीं था।
ब्रेक के समय जब वीजुम बाथरूम में था तभी सेओंगजुन आया और उसे लात मारी। उसने सबको बाहर जाने को कहा। डरे हुए बच्चे बाहर भाग गए, लेकिन यूनगी चुपचाप अंदर घुस आया ताकि लड़ाई देख सके। सेओंगजुन ने वीजुम से पूछा कि क्या उसने होंगिल से बदतमीजी की थी। वीजुम ने कहा कि उसने माफी मांग ली थी और असल में होंगिल ने ही शुरू किया था, लेकिन सेओंगजुन ने उसकी बात पूरी सुनी ही नहीं और सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। सेओंगजुन मार्शल आर्ट्स जानता था, उसका एक पंच ही वीजुम को घायल करने के लिए काफी था। उसने वीजुम से कहा कि घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। तनावपूर्ण माहौल था कि तभी क्लास टीचर अचानक वहां आ गए। उन्हें लगा कि बच्चे यहां छिपकर सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने वीजुम को घायल देखा तो यूनगी से कहा कि उसे नर्स रूम ले जाओ। इसके बाद टीचर ने सेओंगजुन को खूब डांटा। उन्होंने कहा कि नया ट्रांसफर छात्र होने के बावजूद तुमने उसे पीटा, ये बहुत घटिया हरकत है। यहाँ तक कि टीचर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, शायद तुम्हें माँ ने कभी शिष्टाचार नहीं सिखाया। ये सुनकर सेओंगजुन गुस्से से मुट्ठियां भींचने लगा। क्लास में लौटने पर यूनगी बार बार वीजुम से बात करता रहा। उसने कहा कि सेओंगजुन से मुक्केबाजी मत करना, बल्कि कुश्ती जैसा पकड़कर लड़ना, तभी जीतने का मौका मिलेगा। लेकिन वीजुम का लड़ाई का इरादा नहीं था। उसने यूनगी से कहा कि मुझसे बात मत करो। थोड़ी देर बाद जब वीजुम बाथरूम से लौटा तो उसका म्यूजिक प्लेयर गायब था। तभी होंगिल ने फोन करके कहा कि अगर म्यूजिक प्लेयर चाहिए तो मिलने आओ। यूनगी ने वीजुम को जाते देखा और वो भी बैग लेकर पीछे पीछे चला गया। मिलने पर सेओंगजुन ने कहा कि अगर वीजुम उससे लड़ेगा तभी म्यूजिक प्लेयर लौट आएगा। वीजुम लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सेओंगजुन ने बिना मौका दिए हमला कर दिया। वीजुम चक्कर खा गया। मजबूरी में उसे बैग नीचे रखकर लड़ना पड़ा। शुरुआत में वीजुम पूरी तरह कमजोर साबित हुआ। हर बार गिरने के बाद भी वो तुरंत उठ खड़ा होता। उसकी ये जिद सेओंगजुन को हैरान कर रही थी। धीरे धीरे वीजुम ने सेओंगजुन की चाल और स्पीड को समझ लिया। एक मौके पर उसने सेओंगजुन को धोखा देकर तेजी से पलटवार किया। सेओंगजुन यह उम्मीद नहीं कर रहा था। वो गुस्से में लगातार मारने लगा। वीजुम को यूनगी की बात याद आई, लड़ना पड़ेगा तभी जीत की संभावना है। उसने अचानक सेओंगजुन को पकड़कर सीढ़ियों की ओर ढकेल दिया। दोनों साथ में नीचे गिर पड़े। सौभाग्य से वीजुम सुरक्षित था, लेकिन सेओंगजुन की टांग शायद टूट गई थी। वीजुम ने मौके का फायदा उठाकर बार बार उसकी टांगों पर लात मारी ताकि वो उठ न सके। सेओंगजुन केवल सिर ढककर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वीजुम उसे मारते हुए गालियां दे रहा था। होंगिल ने यह सब देखा और डर से कांपने लगा, जैसे उसने किसी दानव को देख लिया हो। जब वीजुम ने होंगिल को म्यूजिक प्लेयर लौटाने का इशारा किया तो होंगिल डरकर तुरंत मान गया। लड़ाई के बाद वीजुम जल्दी से बाथरूम गया और अपने शरीर से खून धोया। बाहर यूनगी खड़ा था और लड़ाई के बारे में टिप्पणी कर रहा था। तभी वीजुम ने उससे पूछा कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। यूनगी ने सोचा और बोला कि शायद पर्सनल क्यूरियोसिटी के कारण। पहली बार जब उसने वीजुम को देखा तभी समझ गया था कि वो एक हुनरमंद लड़ाकू है। इसी समय वीजुम को अपने कोचिंग का मैसेज मिला कि क्लास शुरू हो गई है, तुम क्यों नहीं आए। वो घबरा गया और यूनगी से शर्ट मांगी। यूनगी की कहा कि मैं अपनी शर्ट धोकर दे दूंगा, और उसने वीजुम को एक क्रीम भी दी ताकि वो चेहरे के जख्म ढक सके। अगले दिन सेओंगजुन और उसके गैंग को उनके सीनियर्स ने बुलाया। उन्हें ये खबर मिली थी कि सेओंगजुन एक नर्ड से हार गया। इससे सीनियर्स को शर्म आई। सीनियर लियोह्युक ने सेओंगजुन को पकड़कर डांटा और कहा कि लड़ाई जीतने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा मुक्के मारो, बस वीजुम के सिर पर ईंट मारो और सब खत्म। लियोह्युक ने आदेश दिया कि सेओंगजुन का गैंग किसी भी तरह से वीजुम को हराए। लियोह्युक के दबाव में आकर सेओंगजुन ने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। वो इंतजार करता रहा जब तक वीजुम स्कूल से बाहर नहीं आ गया। जैसे ही वीजुम बाहर निकला, सेओंगजुन अपनी मोटरसाइकिल लेकर उसके पास पहुंचा। एक सुनसान जगह पहुंचते ही सेओंगजुन ने अचानक लकड़ी की छड़ी से वीजुम के सिर के पीछे जोरदार वार किया। ये अचानक हुआ हमला देखकर यूनगी हक्का बक्का रह गया। वो घबराकर तुरंत वीजुम की हालत देखने दौड़ा। वीजुम की गर्दन से खून बहता देख यूनगी एम्बुलेंस बुलाना चाहता था, लेकिन वीजुम ने मना कर दिया। उसे डर था कि उसके माता पिता को पता चल जाएगा। कुछ ही पलों में वीजुम बेहोश होकर गिर पड़ा। कोमा जैसी हालत में वीजुम को अपने भाई सुगाम की मौत याद आने लगी। उस वक्त उसकी मां रो रो कर बिल्कुल टूट गई थी। जब वीजुम की आंख खुली तो देखा कि यूनगी पहले ही उसे अस्पताल ले आया था। जैसे ही होश आया, वीजुम ने तुरंत अपने हाथ से ड्रिप की सुई निकाल दी। उसे किसी भी हालत में ट्यूशन क्लास पहुंचना था। यूनगी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी वीजुम के माँ बाप अस्पताल पहुंच गए। बेटे की घायल हालत देखकर वे दोनों सन्न रह गए। वे जानना चाहते थे कि क्या हुआ। वीजुम कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी यूनगी बीच में बोला, वीजुम सीढ़ियों से गिर गया था। उस रास्ते पर पहले भी बहुत लोग गिरे हैं। सुकुताई, वीजुम के पिता, ने यूनगी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और पूछा, कौन सी क्लास में हो, पढ़ाई कैसी है। यूनगी शर्मा कर बोला कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। ये सुनकर सुकुताई का चेहरा असंतुष्ट हो गया। यूनगी तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। उसके बाद वीजुम अपने माता पिता से बार बार माफी मांगता रहा। सुकुताई ने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, ज्यादा सावधान रहो, खुद को चोट मत पहुंचाओ और बीमार मत पड़ो।
इसी बीच डाबिन, वीजुम की मां, अस्पताल के गलियारे में बैठी थी। तभी एक एक्सीडेंट पेशेंट स्ट्रेचर पर लाया गया। उस नज़ारे ने डाबिन को अपने मरे हुए बेटे की याद दिला दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसी हालत में सियोंगजुन उसके पास आया और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। डाबिन ने सियोंगजुन को देखा और सोचा कि ये उसके बेटे का दोस्त होगा। सियोंगजुन समझ गया कि वो गलतफहमी में है, लेकिन उसने सच नहीं बताया। डाबिन बोली, वीजुम अब ठीक है। ये सुनकर सियोंगजुन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे डर था कि उसने शायद वीजुम को बहुत जोर से मारा था। जब डाबिन उसे अंदर ले जाने लगी तो सियोंगजुन ने जल्दी से कोई बहाना बनाकर मना कर दिया। तभी डाबिन ने उसके चेहरे पर चोट देखी और चिंतित होकर बोली, इस पर दवा लगाओ, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत चिंता होगी। उसकी बातों ने सियोंगजुन का दिल डगमगा दिया। वो अचानक बोला, माफ कीजिए, और भागता हुआ वहां से निकल गया। घर लौटकर डाबिन ने वीजुम से कहा कि कल स्कूल से छुट्टी ले ले, लेकिन वीजुम ने साफ इनकार कर दिया। वो बोला कि अगर छुट्टी ली तो पढ़ाई में पीछे रह जाऊंगा। डाबिन ने अचानक पूछा, क्या तुम मुझे दोष देते हो? वीजुम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बोला कि उसे पढ़ाई करनी है और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सियोंगजुन पहले ही स्कूल के गलियारे में इंतजार कर रहा था। वीजुम ने उसे देखा और पास जाकर कहा, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा, ये मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सियोंगजुन ने चेतावनी दी, अब से चुप रहना और ध्यान आकर्षित मत करना, क्योंकि अभी तक मैं जंग से नहीं निपट पाया हूँ। लियुक ने मुझे सजा दी है। सियोंगजुन ने समझाया कि वीजुम अब कोई परेशानी नहीं करेगा, लेकिन लियुक ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि सियोंगजुन उसे वोंग के पास ले चले। इससे पहले कि सियोंगजुन कुछ कहता, होंगिल खुद ही लियुक को रास्ता दिखाने लगा। क्लास में लियुक का झगड़ा करने का इरादा देखकर युनगी ने वीजुम को चिताया, अगर लड़ाई हुई तो मुझे होमरूम टीचर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। लियुक ने गुस्से में युनगी और वीजुम को घूरा और बोला, दोनों छत पर आओ। छत पर पहुंचते ही लियुक ने बांस की तलवार वीजुम की तरफ तानी और पूछा, तूने चाल क्यों चली? वीजुम ने सिर्फ सॉरी कहा। उसने सारी गलती अपने ऊपर ली और लियुक से विनती की कि युनगी को माफ कर दे। लियुक ये देखकर हैरान हुआ कि वीजुम किसी और के लिए दया मांग रहा है। लियुक ने युनगी को छोड़ दिया, लेकिन बोला कि होंगिल और सियोंगजुन का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। उसने वीजुम से कहा कि सियोंगजुन से माफी मांगे, फिर सियोंगजुन को हुक्म दिया कि वो वीजुम की पिटाई करे। ये सुनकर सबके चेहरे पर मजाकिया हंसी फैल गई। लेकिन जब सियोंगजुन ने वीजुम को मारने से इनकार कर दिया तो लियुक भड़क उठा। उसने पहले सियोंगजुन के पैर पर लात मारी और फिर बांस की तलवार से पीटना शुरू कर दिया। जितना वो मारता उतनी ही भीड़ और उत्साहित होती जाती। सियोंगजुन को दर्द सहती देख वीजुम अब और चुप नहीं रह पाया। वो आगे बढ़ा और तलवार छीन ली। वीजुम ने पूछा कि अगर मैं लियुक को हटा दूं तो और कितने आएंगे? युनगी ने जवाब दिया, बस 2 और। ये सुनकर वीजुम ने तलवार फेंक दी और सीधा लियुक पर हमला कर दिया। बिना तलवार के लियुक एक साधारण छात्र ही रह गया, लेकिन मौका देखकर उसने फिर तलवार उठा ली और गुस्से में वीजुम को जोर से मार डाला। वीजुम जमीन पर गिर पड़ा। लियुक ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और पूछा, अब समझा डर क्या होता है? उस घुटन भरी घड़ी ने वीजुम को याद दिलाया कि वो हर रात खुद को तकलीफ दिया करता था। भीड़ जोर जोर से लियुक का हौसला बढ़ा रही थी। तभी अचानक सेंगजुन ने आगे बढ़कर लियुक को जोरदार लात मारी। सब दंग रह गए। लियुक ने भीड़ को हटने को कहा, ये लड़ाई मेरी और वीजुम की है। लियुक का असली हथियार उसकी बांस की तलवार थी। वीजुम ने उसे छीनने की कोशिश की। काफी मार खाने के बाद आखिरकार वीजुम ने तलवार पकड़ ली और फेंक दी। फिर उसने लगातार इतने घूंसे मारे कि लियुक संभल भी न सका। आखिरी पंच ने लियुक को उड़ाकर गिरा दिया। इसके बाद वीजुम ने तलवार उठाई और तोड़ डाली। लड़ाई खत्म होते ही वीजुम ने आसमान की तरफ देखा, जहां एक हवाई जहाज उड़ रहा था। हाथ धोते वक्त उसने युनगी से पूछा, बाकी 2 के नाम क्या है? युनगी ने तुरंत बताया कि वे दोनों लड़के सुनकुन और जूनू हैं, जो 12वीं क्लास के हैं। क्लास वापस लौटते समय वीजुम को चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तभी एक चमक धमक वाले कपड़े पहने हुए शख्स ने उसकी मदद करने की पेशकश की। वीजुम कुछ समझ ही नहीं पाया था कि तभी टीचर ने उस शख्स को सुनकुन कहकर पुकारा। टीचर ने पूछा, सुनकुन तुम स्टाफ रूम क्यों नहीं आए? सुनकुन बोला, मैं भी जाता हूँ, पहले अपने इस दोस्त को जिसकी टांग में चोट है उसे क्लास तक छोड़ दूं। वीजुम को क्लास तक छोड़कर सुनकुन ने पूछा, तेरे पास पैसे हैं? अच्छा काम किया तो प्यास लग गई। वीजुम कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी पैसे निकालकर उसे दे दिए। क्लास के बाद वीजुम को ट्यूशन सेंटर में टेस्ट देना था। पिछले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, इसलिए उसे इंटरमीडिएट क्लास में शिफ्ट कर दिया गया था। टेस्ट देते वक्त वीजुम बार बार कल की लड़ाई को याद करता रहा। उसका ध्यान पढ़ाई से भटक गया। जब टेस्ट खत्म हुआ तो उसे केवल 94 मार्क्स मिले, जो इंटरमीडिएट क्लास में अच्छे नहीं माने जाते। टीचर ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। ट्यूशन से बाहर आते ही
वीजुम की मुलाकात सुनकुन और उसके गैंग से हुई। वीजुम उन्हें पहचान गया और ये मामला खत्म करना चाहता था, लेकिन सुनकुन अलग था। आज वो लड़ना नहीं चाहता था, वो बस सामान्य तरीके से बात करना चाहता था। तभी वीजुम के पिता उसे लेने कार से पहुंच गए। कार में बैठते ही उन्होंने पूछा, ये लड़के कौन थे? वीजुम ने झूठ कहा, उन्होंने बस मुझे यूनिफॉर्म में देखकर कुछ पूछ लिया था। वीजुम के पिता तुरंत समझ गए कि वे खराब लड़के थे। उन्होंने वीजुम को चेतावनी दी, उनसे दूर रहना। ताकत दो तरह की होती है, एक अस्थायी ताकत और दूसरी स्थायी ताकत। तुम्हें स्थायी ताकत हासिल करनी है। वीजुम ने देखा कि कार घर की ओर नहीं जा रही थी। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? वीजुम के पिता ने बताया, इस वीकेंड तुम्हें दादाजी के घर ले जाऊंगा, अभी तुम्हारे लिए सूट सिलवाना है। सूट सिलने वाला उनका जानकार था। बातचीत के दौरान उसने वीजुम के बड़े भाई का हाल पूछा। चौंकाने वाली बात यह थी कि वीजुम के पिता ने यह नहीं बताया कि उनका बड़ा बेटा अब दुनिया में नहीं है, बल्कि मुस्कुराकर झूठ कहा, वो ठीक है। अगले दिन वीजुम ने देखा कि सुनकुन और जूनो क्लासरूम के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। सुनकुन उसकी सीट तक गया और बोला, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगते हो, इसलिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सुनकुन ने बाहर खड़े बच्चों की ओर देखा। उसके एक शब्द पर कोई भी क्लास में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। यही था असली ताकत का असर। लेकिन वीजुम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर में सुनकुन बस एक गुंडा था। वीजुम ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। सुनकुन ये सुनकर हंस पड़ा। उसने हाथ में पकड़ी कोक की बोतल का ज्यादातर हिस्सा पी लिया और बची हुई कोक वीजुम के सिर पर उड़ेल दी। वीजुम गुस्से में लड़ने ही वाला था कि युनगी ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। स्कूल खत्म होने के बाद वीजुम के परिवार वाले उसके दादाजी का बर्थडे मनाने इकट्ठे हुए। दादाजी ने उसके माँ बाप की परवाह ही नहीं की और सीधे वीजुम को अपने साथ टेबल पर ले गए। वीजुम के पूरे परिवार की परंपरा डॉक्टर बनने की थी, लेकिन वीजुम का पिता ने मेडिकल करियर नहीं अपनाया था। इस वजह से दादाजी बहुत नाराज रहते थे। यहाँ तक कि वीजुम को नए स्कूल में ट्रांसफर करना भी उन्हें मंजूर नहीं था। केवल जब वीजुम ने कहा कि उसे नया स्कूल सचमुच पसंद आया, तभी दादाजी शांत हुए। डिनर के बाद दादाजी उसे कमरे में ले गए और एक गिलास शराब डालकर दी। वीजुम ने मना कर दिया क्योंकि वो नाबालिग था। ये सुनकर दादाजी नाराज हो गए। दादाजी का स्वभाव उसके पिता से भी ज्यादा सख्त और दबंग था। वीजम के पास कोई और चारा नहीं था, उसने शराब पी ली। असल में जब से वीजम के पिता ने बिजनेस शुरू किया था, दादाजी ने उसकी बहुत मदद की थी, लेकिन अब भी सिर्फ उनके एक शब्द से वीजम के पिता का बिजनेस ठप हो सकता था। दादाजी ने वीजम से कहा, जब मन भागने का हो तब और सहना चाहिए। तुम्हारे पिता और भाई सहन नहीं कर पाए, लेकिन तुम सहोगे तो ताकतवर इंसान बनोगे। उन्होंने सलाह दी कि वीजम अपने पुराने स्कूल लौट जाए, वहीं का कठोर माहौल उसे ऊपर उठाएगा, और उसके बड़े भाई ने भी वहीं पढ़ाई की थी। वीजम ने सीधे कहा, मुझे अपना नया स्कूल पसंद है, अगर मैं पुराने स्कूल लौटा तो वहीं मर जाऊंगा। दादाजी ये सुनकर चौंक गए। उन्हें लगा कि वीजम के पिता ने वीजम को बिगाड़ दिया है। कमरे से निकलते वक्त वीजम ने फिर अपने बड़े भाई का साया झील किनारे देखा। वो उसकी ओर बढ़ा और अचानक झील में गिर पड़ा। सब लोग घबराकर उसका नाम पुकारने लगे। वीजम के पिता तुरंत कूदकर उसे बाहर ले आया। ये देखकर डाबे नाराज हो गई कि दादाजी ने उसे शराब पिलाई थी, लेकिन दादाजी ने माना ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया। वे बोले, बच्चे को मजबूत बनाना जरूरी है। माँ बाप इतने कमजोर हैं कि अपने बच्चों को संभाल भी नहीं पाते। इसी कमजोरी की वजह से वीजम का बड़ा भाई जल्दी मर गया। तनाव बढ़ता देख वीजम के अंकल ने दादाजी को कमरे में जाने के लिए कह दिया। अगले दिन वीजम सुनकुन से लड़ना चाहता था। यंगी ने रोकते हुए कहा, पहले तुम्हारी टांग पूरी तरह ठीक हो जाए फिर लड़ाई करना। लेकिन वीजम ने साफ इनकार कर दिया। वो बोला, अब और झुक कर नहीं रह सकता, ये मुझे शर्मिंदा करता है। वो सुनकुन की क्लास में पहुंच गया। वहां सुनकुन कोक पी रहा था। उसने अपने साथियों को बाहर जाने का हुक्म दिया और वीजम को कोक ऑफर की। सबको लगा वीजम मना कर देगा, लेकिन उसने बोतल पकड़कर उल्टा सुनकुन के सिर पर उड़ेल दी। सुनकुन हैरान रह गया और फिर हंसते हुए बोला, तू सचमुच दिलचस्प है। वीजम वही लड़ाई खत्म करना चाहता था, लेकिन सुनकुन बाहर जाने लगा। गुस्से में वीजम ने खाली बोतल उसके ऊपर फेंक दी। सुनकुन और ज्यादा चकित हुआ। उसे वीजम और भी रोचक लगा, लेकिन तभी टीचर आ गए और लड़ाई रुक गई। टीचर ने सुनकुन को चेतावनी दी, अब दोबारा क्लास से बच्चों को बाहर मत निकालना। सुनकुन ने आज्ञाकारी ढंग से टीचर के आदेशों का पालन किया। टीचर के जाने के बाद उसने वीग्योंग से कहा कि लंच के समय क्लब ऑफिस में उससे मिलने आए। लंच ब्रेक के समय वीजम और यंगी सुनकुन को ढूंढने आए। सुनकुन शांति से रूबिक्स क्यूब हल कर रहा था और आखिरी बार वीजम से पूछा कि क्या वीजम उसके साथ खेलना चाहता है या फिर यहीं मरना चाहता है। वीजम सुनकुन के साथ खेलना नहीं चाहते थे। वीजम चाहता था कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि उसे घर जाकर पढ़ाई भी करनी थी। जवाब सुनने के बाद सुनकुन ने रूबिक्स क्यूब अपने साथियों को दे दिया और वीजम पर हमला कर दिया। सुनकुन के कुछ प्रहारों के बाद वीजम ने उसे गिरा दिया, लेकिन सुनकुन बाकी लोगों से अलग था। वो जियोजित्सु का अभ्यास करता था। भले ही वो कमजोर स्थिति में हो, वो हालात को पलट सकता था। सुनकुन पलटा और वीजम का गला दबाने लगा। ऑक्सीजन की
कमी का एहसास वीजम को उन दिनों की याद दिलाने लगा जब वो खुद को चोट पहुंचाता था। सुनकुन ने वीजम का पूरा शरीर ढीला होने तक गला दबाया, तभी उसने छोड़ा और खड़ा हो गया। सुनकुन के साथी जमीन पर पड़े वीजम को देखकर डर गए कि कहीं सुनकुन ने गलती से उसे मार ही न डाला हो। वीजम से निपटने के बाद सुनकुन ने यंगी की ओर ध्यान दिया। असल में सुनकुन यंगी में भी रुचि रखता था। उसने यंगी से अपनी टीम में शामिल होने को कहा और भरोसा दिलाया कि बड़े लड़के उसका ख्याल रखेंगे। यंगी डरपोक था, लेकिन अपमान भी नहीं सह सकता था। उसने अपने चश्मे उतारे और सुनकुन से लड़ने की तैयारी की। तभी जमीन पर पड़ा वीजम अचानक हिला। उसने सांस लेने को नियंत्रित करने की कोशिश की। ये देखकर सुनकुन ने यंगी से कहा कि जरा रुको, पहले उसे वीजम से निपटना होगा। कुछ ही चालों में सुनकुन ने वीजम को जमीन पर दबा दिया। सुनकुन उसका गला दबाने लगा और हंसते हुए बोला कि वीजम को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि इस बार वीजुम ने पलटवार कर दिया। उसने सुनकुन को नीचे दबा लिया और उसके चेहरे पर बार बार मुक्के बरसाए। स्थिति बिगड़ती देख जिन्सो आगे बढ़ा सुनकुन की मदद करने, पर यूनगी ने जिन्सो को रोक लिया। यूनगी ने तय किया कि वो वीजुम की मदद करेगा और जिन्सो से लड़ेगा। वीजुम के ध्यान भटकते ही सुनकुन ने मौका पाकर उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। उसने वीजुम से कहा कि थोड़ी देर आराम करो और जिन्सो वाली यूनगी की लड़ाई देखो। जिन्सो व यूनगी की लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हुई और यूनगी विजेता बना। सुनकुन को लगा कि ये बच्चे दिन ब दिन और भी दिलचस्प हो रहे हैं। उसने इशारा किया कि लड़ाई जारी रखी जाए। वीजुम और सुनकुन फिर से आमने सामने भिड़ गए। सुनकुन का इरादा वीजुम का हाथ तोड़ने का था, लेकिन आखिरी पल में उसे वीजुम ने पलटकर मार गिराया। वीजुम ने किक मारी जिससे सुनकुन चकरा गया। फिर वीजुम ने उसका गला उसी तरह दबाया जैसे पहले सुनकुन ने किया था। सुनकुन के बेहोश होने पर वीजुम ने उसकी गैंग को चेतावनी दी कि वे अब उसकी पढ़ाई में दखल न दें। जब वीजुम बाहर निकला, एक हवाई जहाज ऊपर से गुजरा। वीजुम रुककर उसे देखने लगा। अपने भाई की मौत के बाद से डाबिन बहुत सदमे में थी। वो अभी भी दर्द से उबर नहीं पाई थी, लेकिन उसे मजबूत बनना था ताकि वीजुम की रक्षा कर सके। उसने मनोवैज्ञानिक से मिलकर दर्द से निपटने का तरीका ढूंढा। उस रात वीजुम अपनी एक्स्ट्रा क्लास में ध्यान नहीं लगा पाया। टीचर ने देखा कि वो होमवर्क नहीं कर रहा है और उसके सिर पर मार दी। टीचर का हर टच वीजुम को असहज करता था, इसलिए उसने हाथ उठाकर टीचर को रोक दिया। टीचर ने उम्मीद नहीं की थी कि वीजुम विरोध करेगा, इसलिए गुस्से में उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। वीजुम के पिता ने गुस्से में वीजुम को डांटा। वीजुम की सफाई सुनकर पिता ने सोचा कि वो बगावत कर रहा है। उसने वीजुम को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर रुक गया। पिता ने कहा कि वो क्लासेस में फोन करके माफी मांगेगा और वीजुम को अगले दिन टीचर से खुद माफी मांगनी होगी। पिता के कमरे से जाते ही वीजुम ने फिर हेडफोन लगाए और बिस्तर पर जाकर खुद को चोट पहुंचाने लगा। उसे केवल इसी तरह शांति मिलती थी। थोड़ी देर बाद यूनगी ने वीजुम को बाहर बुलाया। वीजुम को लगा कि सुनकुन और बाकी फिर परेशानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यूनगी ने वीजुम को इसलिए बुलाया क्योंकि वो उसे एक वीडियो दिखाना चाहता था, वीजुम के पुराने स्कूल के एक बदमाश का। उसका नाम था हान सू। हान ऐसा गुंडा था जिसे अपने दोस्तों को तंग करने में मजा आता था। यूनगी ने समझा कि वीजुम को लड़ाई से सुकून मिलता है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे मिलकर स्कूल के गुंडों को खत्म करें। वीजुम ने मना कर दिया और कहा कि वो अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता है। फिर वो उठकर चला गया। उसी समय एक लड़का उनके पास दौड़ता हुआ आया। उसने वीजुम को धन्यवाद कहा। जब से वीजुम ने होंगियल को सबक सिखाया था, वो लड़का अब तंग नहीं किया जा रहा था। लेकिन वीजुम ने ये सब किसी और के लिए नहीं किया था, वो केवल अपने लिए लड़ा था। जब उसने छात्र की पानी की बोतल स्वीकार नहीं की तो वो लड़का हैरान रह गया। ये देखकर यूनगी ने बोतल ले ली। उस शाम वीजुम के पिता वीजुम को एक भव्य समारोह में ले गए। वहां मेडिकल यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर मौजूद थे। वीजुम के पिता चाहता था कि पहले वो उनसे मिले। प्रोफेसर अपने बच्चों को भी साथ लाए थे। अगर वीजुम उनके बच्चों से दोस्ती कर लेता तो ये उसके भविष्य के लिए अच्छा होता। सभी का अभिवादन करते समय वीजुम की मुलाकात अचानक हयान सू नाम के व्यक्ति से हुई। उसके शालीन व्यवहार को देखकर विश्वास करना कठिन था कि वही वीडियो का पागल गुंडा है। हयान सू एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर का बेटा था। उसने विकलांग छात्रों के लिए एक समर्थन परियोजना पर बड़ा पुरस्कार भी जीता था। तो जब हयांसू की तारीफ कर रहा था, तभी वीजुम ने स्कूल हिंसा की घटना का जिक्र कर दिया। हयांसू की हंसी तभी गायब हो गई। हयांसू के पिता ने कहा कि वो सब सिर्फ एक गंदी अफवाह है। वीजुम के पिता को समझ नहीं आया कि वीजुम क्यों परेशान है, तो उसने तुरंत ही हयांसू से माफी मांगी और वीजुम को बाहर ले गया। पिता ने गुस्से में पूछा कि उसने ये बात क्यों कही। उसने समझाया कि होनहार लोगों के बारे में अक्सर अफवाहें फैलती रहती हैं, लेकिन वीजुम बोला कि ये अफवाह नहीं है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि हयांसू दूसरे बच्चों से पैसे वसूल कर रहा है। ये सुनकर पिता गुस्से में बोला कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों से पैसे वसूल करते हैं और दूसरे जिनसे पैसे वसूले जाते हैं। ये दुनिया इतनी ही क्रूर है। पिता ने वीजुम से कहा कि अपना रवैया बदलो और जाकर हयांसू से माफी मांगो। उसका काम बस इतना था, होनहार बनना। इस बार वीजुम ने अपने पिता की बात मान ली, लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया। उसे डर था कि अगर पिता उसे ऐसे ही दबाव डालते रहे तो कहीं उसका हाल भी उसके भाई जैसा न हो जाए।
जिसने दुनिया छोड़ दी थी। ये सुनते ही पिता ने वीजुम को थप्पड़ मार दिया। वीजुम अब अपने पिता से बहस नहीं करना चाहता था। वो पलटकर वहां से चला गया। बाहर निकलने के बाद वो देर तक सोचता रहा। आखिरकार उसने तय किया कि वो यूनगी के घर जाएगा। उसने ठान लिया कि हयांसू को उसके गलत कामों की सजा दिलवाएगा। अगले दिन हांसू फिर से सांघो को तंग करने पहुंचा। सांघो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी रात वो स्कूल की छत पर चला गया आत्महत्या करने का इरादा बनाकर। लेकिन जब वो कूदने ही वाला था, डर के मारे पीछे हट गया। वो वहीं बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा। तभी हांसू और उसके दोस्त वहां पहुंच गए। उन्होंने सांघो को घसीटकर नीचे मैदान में लाया और बुरी तरह मारा पीटा। उसकी तकलीफ देखकर वे सब हंस रहे थे। तभी दो लाल हुड पहने हुए लोग आए। वे थे यूनगी और वीजुम। हांसू के गुर्गों ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यूनगी ने जवाब दिया, हम स्कूल के सुपर हीरो हैं। इसके बाद वीजुम सीधा हांसू पर टूट पड़ा और यूनगी उसके गुर्गों से भड़ गया। वीजुम बहुत तेज सीखने वाला था। वो दूसरों के मूव देखकर उन्हें कॉपी कर लेता था। लड़ाई में उसने सुंगजुंग के बॉक्सिंग पंच भी इस्तेमाल किए। लेकिन हांसू भी कमजोर नहीं था। वो कई सालों से मुआय थाई सीख रहा था। वीजुम कमजोर पड़ता दिखा तो यूनगी उसकी मदद के लिए आगे आया। वीजुम ने समझ लिया और बाकी गुर्गों को खत्म कर दिया। यूनगी हांसू से सीधे नहीं जीत पाया। तब वीजुम ने यूनगी से कहा कि तुम आराम करो। फिर वो अकेला हांसू पर टूट पड़ा और उसे चक्कर आने तक पीटा। आखिर में उसने स्पिनिंग किक मारकर उसे गिरा दिया। इसके बाद यूनगी ने वीजुम से कहा कि फोन निकालो और ये सब रिकॉर्ड करो। उसने सांघो को बुलाया और हांसू को जबरदस्ती घुटनों पर बैठाकर माफी मांगने पर मजबूर किया। यूनगी ने सांघो से कहा, अगर तुम चाहो तो इसे माफ मत करो, बल्कि चाहो तो इसे वैसे ही पीटो जैसे इसने तुम्हें पीटा था। सांघो को हांसू से बहुत नफरत थी। यूनगी की बात सुनकर उसने सच में उसे लात मार दी। ये पहली जीत थी जिसने यूनगी और वीजुम दोनों को बहुत खुश कर दिया। यूनगी ने तो जश्न मनाने के लिए बियर भी खरीद ली। वीजुम ने हांसू की माफी वाला वीडियो यूनगी को भेजा। कौन सोच सकता था कि एक दिन हांसू इतना डरा हुआ होगा। इसके बाद दोनों ने जल्दी से अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहने और यूनगी सारे कपड़े धोने के लिए घर ले गया। पार्टी से पहले यूनगी ने वीजुम को खाने के लिए बुलाया, लेकिन वीजुम ने मना कर दिया क्योंकि उसे एक्स्ट्रा क्लासेस जाना था। यूनगी उदास होकर उसे जाते देखता रहा। फिर अस्पताल में अपने दोस्त हिंटे से मिलने चला गया। उसने हिंटे को हांसू के घुटनों पर बैठने का किस्सा सुनाया, लेकिन हिंटे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता था कि वो भी कभी हांसू का शिकार रहा है। अगले दिन वीजुम और यूनगी दोनों ने मिड टर्म परीक्षा दी। वीजुम ने पूरी गंभीरता से परीक्षा दी, जबकि यूनगी ने बस यूं ही लिखकर सो गया। ब्रेक में इल ने सुंगजुन से कहा कि वो वीजुम को पकड़कर लियाक को सौंप दे, वरना लियाक उसे माफ नहीं करेगा। लेकिन अब सुंगजुन ने फिर से बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और वो उन गुंडों से कोई लेना देना नहीं चाहता था। होंग इससे खुश नहीं था। उसने बार बार सुंगजुन को मनाने की कोशिश की। तभी वीजुम वहां आ गया और साफ साफ उन गुंडों को चेतावनी दी कि सुंगजुन को परेशान मत करो। होंग डर तो गया, लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं था। सुंगजुन ने वीजुम को सोच विचार वाली नजर से देखा। उसे याद आया कि शुरुआत में होंग और उसका ग्रुप भी साधारण सहपाठी थे, लेकिन जब उन्हें अपनी ताकत का एहसास हुआ तो वो नफरत वाले गुंडे बन गए। सुंगजुन को डर था कि कहीं वीजुम भी वैसा न बन जाए। उसी दिन एक नया स्टूडेंट गांदे क्लास में ट्रांसफर होकर आया। वो सुंगकुन की क्लास में बैठा। उसने क्लास के कोने वाली सीट चुनी, लेकिन वो सीट असल में सुंगकुन की थी। जब सुंगकुन वापस आया और देखा कि उसकी सीट पर कोई बैठा है तो गुस्से में चिल्लाया। गांधे ने माफी मांगने के लिए खड़ा तो हुआ, लेकिन सुंगकुन ने उससे पैसे मांगे। गांधे ने झगड़ा नहीं किया। उसने पैसे निकाले और देने ही वाला था कि उसने एक शर्त रखी, मैं शांति से पढ़ना चाहता हूँ, बस इतना कर दो। सुंगकुन को उम्मीद नहीं थी कि नया लड़का भी उससे शर्त रखेगा। उसने कहा, हर महीने 1 लाख दो, वरना तुम्हें इसकी कीमत अपने शरीर से चुकानी पड़ेगी। गांधी ने झगड़ा टालने की कोशिश की, लेकिन सुंगकुन बार बार मारने के लिए बढ़ रहा था। आखिरकार गांधी ने भी पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। तभी टीचर आ गए और सुंगकुन को मजबूरी में अपनी जगह पर लौटना पड़ा। ब्रेक में सुंगकुन और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने प्लान बनाया कि वो वीजुम और गांधे को आपस में लड़वा देगा। होंग ने उसकी बात समझ ली और जाकर वीजुम को कहा, वो नया लड़का स्कूल पर कब्जा करना चाहता है, उसने सुंगकुन को पीटा है और अब तुम्हारे पीछे आने वाला है। ये सुनकर वीजुम गांधे को ढूंढने गया। गांधे परेशान हो गया और बोला, चलो कहीं शांति से बात करते हैं। उसे लगा शायद कोई गलतफहमी हो गई है। गांधी यहाँ लड़ाई करने नहीं आया था। आज सुंगकुन से टकराव केवल आत्मरक्षा में हुआ था। लेकिन ये सुनते ही वीजुम गुस्से में आ गया और गांधे पर टूट पड़ा। गांधे ने तुरंत ही उसे कुछ मुक्के मार दिए। युंगी ने देखा कि वीजुम जल्दबाजी कर रहा है तो वो दौड़कर बीच में आया और उसे रोका। युंगी ने वीजुम को
समझाया कि रुक जाओ, तुम गांधे का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर युनगी ने गांधे से माफी मांगी और बताया कि वीजुम का लड़ने का कोई इरादा नहीं था, बस उसने सोचा कि गांधे भी उन गुंडों का साथी है। गांधे ने अचानक वीजुम की ओर देखा और सोचा कि क्या ये वही नहीं कर रहा जो गुंडे करते हैं। वीजुम तुरंत बोला, मैं तो बस उन कमीने लोगों को सजा देता हूं जो दूसरों को सताते हैं। गांधी को वीजुम दिलचस्प लगा। उसने कहा, लेकिन ये तय कौन करता है कि कौन कमीना है और कौन नहीं? हो सकता है कुछ लोगों की नजर में वीजुम खुद भी कमीना हो। जो लोग हमेशा मुसीबत को मुक्कों से हल करते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। ये कहकर गांधी चला गया। फिर युंगी ने वीजुम को बताया कि गांधे पहले जिस स्कूल में पढ़ता था उसका नाम एक्सपेरिमेंटल स्कूल था। वो स्कूल असल में सुधार गृह जैसा था जहां हिंसक बच्चों को रखा जाता था। वहां टीचर बच्चों को खुद ही लड़ाई के लिए उकसाते थे और उनकी ताकत के हिसाब से रैंकिंग होती थी। हर दिन लड़ना पड़ता था और जो सबको हरा देता वही दूसरे स्कूल में भेजा जाता था। इसका मतलब यह था कि गांधे वहां का सबसे ताकतवर लड़का था। युंगी ने समझाया कि गांधे से दुश्मनी लेने के बजाय उसे अपने साथ मिलाना चाहिए। तभी युंगी ने देखा कि सुनकुन और उसके साथी गांधे का पीछा कर रहे हैं। वो तुरंत बैग उठाकर उनके पीछे पीछे गया ताकि सब सुन सके। गांधे को भी पता चल गया कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो जानबूझकर एक बंद रास्ते पर गया और वहीं खड़ा हो गया। उसने सुनकुन से कहा कि वो सिर्फ शांति से स्कूल में पढ़ना चाहता है, लेकिन सुनकुन ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया और लड़ने पर अड़ गया। गांधे के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने सुनकुन और जूनो दोनों से मुकाबला किया। पूरी लड़ाई में गांधे का पलड़ा भारी रहा। दोनों को हराने के बाद बाकी गुंडे डर गए और पीछे हट गए। गांधे जा ही रहा था तो युनगी दौड़कर आया और उसे आवाज दी। युनगी ने एक बार फिर छत पर हुई गलतफहमी के लिए माफी मांगी। फिर उसने अपना फोन दिखाया जिसमें उसने गांधे की लड़ाई रिकॉर्ड की थी। लेकिन युनगी ने कहा कि वो ये वीडियो रिपोर्ट करने के लिए नहीं बना रहा है, बल्कि ये एक एहसान था। किसी दिन जब जरूरत पड़ेगी तो युनगी चाहेगा कि गांधे उसकी मदद करे। उस रात वीजुम घर लौटा तो पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। उसके खराब मिड टर्म रिजल्ट और क्रैम स्कूल में बार बार लेट होने पर सुख बहुत गुस्सा था। वो उसे मारने वाला था कि माँ ने रोक लिया। उसने सुख से कहा, तुम्हारी हिंसक सजाएं हमारे बेटे को डिप्रेशन में ढकेल सकती हैं। इसी बीच एक पुराने पुल के नीचे एक गुंडा डुआन दो मोटे सहपाठियों से पैसे छीन रहा था। जब उसके पास पैसे नहीं मिले तो उसने उन्हें मारना शुरू कर दिया। तभी फिर से लाल मास्क पहने दो नौजवान युनगी और वीजुम आ गए। युनगी ने उन बच्चों को पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन वे वहीं खड़े होकर वीडियो बनाने लगे। कुछ देर की लड़ाई में वीजुम और युनगी ने डुआन के ग्रुप को हरा दिया, लेकिन डुआन चुपचाप एक डंडा उठाकर वीजुम पर टूट पड़ा। ये देखकर वीजुम गुस्से से भर गया और डुआन को लगातार मारता रहा। हर मुक्के के साथ उसे अपने अंदर की पुरानी हिंसक यादें याद आने लगी। वो और ज्यादा उत्तेजित होता गया। शुरू में युनगी तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वीजुम का कंट्रोल छूट गया है। उसने जल्दी से उसे रोका, लेकिन वीजुम गुस्से में डंडा उठाकर आगे बढ़ गया। युनगी डर गया, लेकिन वीजुम ने डुआन को मारने के बजाय डंडा पास की लकड़ी की दीवार पर ते मारा। तब जाकर युनगी ने राहत की सांस ली। पुल के नीचे से लौटते हुए वीजुम ने युनगी से पूछा, क्या तुमने कभी सिगरेट पी है? युनगी बोला, हाँ, मिडिल स्कूल में पीता था, लेकिन बहुत पहले छोड़ दी। बस गले को नुकसान करती है। वीजुम ने कहा कि लड़ाई के बाद उसका मन सिगरेट पीने का कर रहा है। युनगी ने उससे पूछा कि आज तुम इतने उत्तेजित क्यों हो गए थे? तुम तो गुंडों जैसा बर्ताव कर रहे थे। वीजुम बोला, तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? याद करो, मुझे इसमें तुमने ही शामिल किया था। दोनों एक दूसरे को देखते ही थे कि अचानक युनगी का फोन बजा। खबर मिली कि हिंते, उनका दोस्त, अस्पताल में होश में आ गया है। युनगी भागकर अस्पताल गया। हिंते को पहचानते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे देखकर युनगी को याद आया कि हिंते को सताने वाले गुंडों में अब बस दो ही बचे हैं। वीजुम के घर में सुख ने कहा कि कल कोई आकर उसके भाई का कमरा साफ करेगा। इस बात से वीजुम परेशान था। डोबिन चौंक गई, लेकिन बोली कि अब हमें बस वीजुम पर ध्यान देना चाहिए। उसने सुख से पूछा कि क्या तुम्हें कभी ध्यान आया कि हमेशा वीजुम के चेहरे पर चोट क्यों रहती है, या तुम्हें सिर्फ उसके मार्क्स की परवाह है? डोबिन को शक था कि वीजुम लड़ाई करके अपना तनाव निकालता है, जैसे उसके भाई ने भी किया था। इसी बीच वीजुम घर लौटा। सुख ने तुरंत उससे उसका म्यूजिक प्लेयर मांगा। डोबिन ने इशारे से बेटे को कमरे में जाने को कहा, लेकिन सुख ने रोक लिया। असल में वो म्यूजिक प्लेयर उसके भाई की सबसे कीमती चीज थी। सुख ने कहा, अपने भाई जैसा बनो, इसमें क्या गलत है अगर उसका म्यूजिक प्लेयर मैं ले लूं? वीजुम ने पूछा, क्या आपको पता है कि मेरे भाई को ये म्यूजिक प्लेयर क्यों इतना पसंद था? क्योंकि जब वो हेडफोन लगाता था तो उसे लगता था कि पापा यहाँ नहीं है। असल में पापा ने ही मेरे भाई को मार डाला। ये सुनकर उसके माता पिता स्तब्ध रह गए। वीजुम उन्हें घूरता रहा। उसी रात वीजुम को एक डरावना सपना आया। उसका भाई उसे गला घूंट
झूठ रहा है। असल में मरने से पहले उसके भाई ने वीजुम को कई बार प्रताड़ित किया था। रात को वीजुम और युनगी फिर से ड्वान को ढूंढने निकल पड़े। युनगी ने पहले ही वीजुम को समझा दिया था कि इस बार पिछले जैसे ज्यादा उत्तेजित हरकत मत करना। वीजुम अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जब वीजुम और युनगी कमरे में पहुंचे तो देखा कि ड्वान पहले से ही वहां मौजूद था और उसने और लोगों को भी बुला रखा था। युनगी को माहौल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वीजुम ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर लड़ाई के बाद वीजुम और युनगी दोनों ही हार की स्थिति में आ गए। आखिरकार उन्हें ड्वान के आदमियों ने पकड़ लिया। ड्वान ने किसी से वीडियो बनाने को कहा और दोनों के मास्क उतरवा दिए। जैसे ही उसने युनगी का चेहरा देखा वो तुरंत पहचान गया। ड्वान ने ताने मारते हुए कहा कि क्या वो हंट का बदला लेने आया है और उसे बेवकूफ कहा कि अपनी औकात तक नहीं जानता। जब वीजुम का मास्क उतारा गया तो ड्वान उसे पहचान नहीं पाया। वीजुम ने तुरंत अपना परिचय दिया कि वही स्कूल का सुपर हीरो है। ये सुनकर सब लोग हंस पड़े। इसी हंसी का फायदा उठाकर वीजुम ने हमला कर दिया और ड्वान के आदमियों के चंगुल से छूट गया। फिर वो और युनगी खिड़की की तरफ भागे। युनगी ने कुर्सी उठाकर कांच तोड़ा और दोनों बाहर कूदकर भाग निकले। ड्वान और उसके आदमी पीछा करने लगे। तभी संजुम, जो डिलीवरी वैन चला रहा था, ने दोनों को भागते हुए देखा और मदद के लिए अपनी गाड़ी मोड़ दी। उसकी वजह से वीजुम और युनगी सुरक्षित बच निकले। बचकर आने के बाद युनगी कुछ समझाना चाहता था, लेकिन वीजुम ने ड्वान के मुंह से बदला वाली बात सुन ली थी और सब समझ गया था, इसलिए उसे और कुछ सुनने की जरूरत नहीं लगी। अचानक वीजुम ने संजुम से पूछा कि क्या वो रात को वहीं रुक सकता है। वीजुम घर नहीं जा सकता था और संजुम भी उसे अपने घर ले जाने से डर रहा था। आखिरकार दोनों ने जिम में रात बिताई। संजुम ने वीजुम को सलाह दी कि अब और लड़ाई झगड़े में मत पड़ो और युनगी से दूरी रखो। उसने कहा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वीजुम फिर से अपने हेडफोन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान दे जैसे पहले करता था। उसने समझाया कि एक बार डर निकल जाने के बाद लड़ाई करना आसान लगने लगता है और फिर आदत पड़ जाती है, इतना कि इंसान खुद झगड़े ढूंढने लगता है। अगर तुम्हें सच में लड़ाई का शौक है तो बॉक्सिंग सीखो, बाहर जाकर बदमाशों से मत उलझो। बातों के दौरान वीजुम का फोन बार बार बज रहा था, लेकिन उसने उठाया नहीं। आखिरकार उसने सिर्फ अपने पापा को मैसेज किया कि वो दोस्त के बिलियर्ड्स क्लब में रुकने वाला है। उधर हारने वाले लड़के कीजू के पास पहुंचे और उसे बताया कि दो लोग लाल मास्क पहनकर आए थे। ड्वान ने कीजू को वो वीडियो भी दिखाया। कीजू को उस लड़के में बहुत दिलचस्पी हुई जिसने खुद को स्कूल हीरो कहा था। कीजू ने कहा कि वो इन दोनों को संभाल लेगा, लेकिन इनाम बढ़ाना पड़ेगा। हानू परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो सौदा तुरंत तय हो गया। अगले दिन कीजू वीजुम के स्कूल पहुंचा। उसने एक लड़के को पकड़कर पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। इससे कीजू गुस्से में आ गया। तभी सुनकुन को पता चला कि कोई उसके इलाके में अकड़ दिखा रहा है। वो उस लड़के को घसीट कर कीजू के पास ले आया। कीजू ने सुनकुन से कहा कि युनगी को यहाँ बुलाकर लाओ। सुनकुन को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसे आदेश दे रहा है। जब वो नहीं माना तो कीजू ने तुरंत उसे सबक सिखाना शुरू कर दिया। सुनकुन ने पलटकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन कीजू के सामने उसकी कुछ चली ही नहीं। आखिरकार सुनकुन की एक टांग टूट गई। ये देखकर उसके साथी डर गए और युनगी को बुलाने दौड़े। जब युनगी पहुंचा तो वीजुम तुरंत कीजू से लड़ने को तैयार हो गया, लेकिन युनगी ने उसे रोक लिया। ये उसका पिछला बदला था और वो खुद निपटना चाहता था। कीजू को देखकर युनगी को पुरानी बातें याद आने लगी। पहले कीजू ने युनगी और हिंते को अपने सहपाठियों से चोरी करने के लिए मजबूर किया था। उस समय युनगी ने पैसे दे दिए और कहा कि वही लूट चुका है, लेकिन हिंटे ने साफ मना कर दिया। बदमाश नाराज हो गए और उन्होंने युंगी को छोड़ दिया। जाते समय युंगी ने हिंटे की तरफ चिंता से देखा तो हिंटे ने कहा कि तुम निश्चिंत होकर जाओ, मुझे अकेले संभालने दो। युंगी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे पछतावा हुआ और वापस लौटने का सोचा। तभी उसने ऊपर छत पर देखा कि हिंटे को बदमाश धक्का देकर छत के किनारे तक ले गए थे। युंगी मदद करना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया और बस देखता रह गया कि हिंटे नीचे गिर गया। वर्तमान में लौटते हुए युंगी ने ठान लिया कि अब भागेगा नहीं। वो सीधे किजू पर टूट पड़ा, लेकिन किजू ने उसे घूरते हुए बेहद आसानी से कुछ ही वारों में उड़ा दिया। फिर उसने वीजुम की तरफ देखा और पूछा कि क्या युंगी ने उसे बदला लेने के लिए बुलाया है, लेकिन वीजुम ने कहा कि उसे इन झगड़ों से कोई लेना देना नहीं, उसे तो बस बदमाशों से चिढ़ है और इसलिए वो उन्हें पीटना चाहता है। इतना कहते ही वीजुम किजू की तरफ झपटा। शुरुआत में किजू ने उसे हल्के में लिया और इस वजह से काफी चोट खाई, लेकिन जब किजू ने सच में पूरी ताकत लगाई तो वीजुम मुश्किल में पड़ गया। यहाँ तक कि किजू ने उसका हाथ भी तोड़ दिया। वीजुम जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से हाथ पकड़कर लोटने लगा। किजू ने वीजुम का टूटा हुआ हाथ जोर से दबाया। उसने वीजुम से कहा, दोस्त सोच समझ कर चुनो, अगर गलत दोस्त चुने तो जिंदगी भर लंगड़ा बन जाओगे। किजू यहीं नहीं रुका, उसने पास पड़ी गिटार उठाई और वीजुम की टांगे ऊपर उठा दी।
उसका इरादा साफ था, वो वीजुम को बुरी तरह से चोट पहुंचाने वाला था। इसी बीच गांधे अंदर आ गया। उसने किजू से कहा कि अब बस करो और शोर मत मचाओ। किजू गांधे को अच्छे से पहचानता था, मन ना होते हुए भी वो चुपचाप वहां से चला गया। जाते जाते उसने वीजुम का म्यूजिक प्लेयर उठा लिया और कहा कि अगर चाहिए तो खुद आकर ले लेना। गांधे ने युंगी की तरफ देखा। इस बार उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया था। उधर वीजुम जमीन पर पड़ा था और उसका दिमाग धुंधला होने लगा। उसे पुराने दिन याद आने लगे जब उसका बड़ा भाई सुजियम कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वो शायद उसकी जिंदगी का सबसे तनाव भरा समय था। पिता की कड़ी निगरानी में रहता था। हर बार पढ़ाई खत्म करने के बाद सुजियम वीजुम के पास आता और गुस्से में उसका गला दबाने लगता। कई बार वीजुम संघर्ष करके उसके हेडफोन छीन लेता। तभी सुजियम अचानक होश में आता और अजीब सी हंसी हंसता। फिर भी वो वीजुम को मारता रहता। जब उनकी मां को ये सब पता चला तो उसने सुजियम को रोका नहीं बल्कि उसे दिलासा दी। हर बार जब सुजियम तनाव में होता तो अपना गुस्सा वीजुम पर निकालता। जब सुजियम मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा गया तो वीजुम को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ 1 महीने बाद सुजियम ने कहा कि वो पढ़ाई छोड़ना चाहता है। पिता बहुत गुस्से हुए और उसे खूब डांटा। उस रात सुजियम फिर वीजुम के पास आया। वीजुम ने सोचा कि वो फिर गुस्सा निकालने आया है, लेकिन इस बार सुजियम बस बैठा और उससे बातें की। जाते जाते उसने अपना म्यूजिक प्लेयर वहीं छोड़ दिया और अपने कमरे में चला गया। फिर उसने खिड़की से छलांग लगा दी। इन यादों से चौंकते हुए वीजुम की आंख खुली। अब वो अस्पताल में था। युंगी ने झूठ बोला कि वीजुम सीढ़ियों से गिर गया था, लेकिन इस बार उसके पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया। पिता तुरंत गुस्से से बोले, जिसने मेरे बेटे को ऐसा मारा है मैं उसे जेल में डाल दूंगा। वीजुम ने पिता का चेहरा देखा और कहा कि ये हाल उसे हांसू ने किया है। वो देखना चाहता था कि उसके पिता हांसू के साथ क्या करेंगे। हांसू का नाम सुनते ही उसके पिता अचानक चुप हो गए। अगले ही दिन उन्होंने स्कूल जाकर वीजुम का नाम कटवाने का आवेदन दे दिया। जैसे ही वीजुम अस्पताल से छुट्टी पाएगा उसे अमेरिका पढ़ने भेज दिया जाएगा। स्कूल खत्म होने के बाद युंगी हिंटे से मिलने गया। हिंटे अब कुछ होश में था, लेकिन अभी खुद चल नहीं सकता था। युंगी ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हिंटे ने समझाया कि असलियत ये थी कि किजू और बाकी गुंडों ने शर्त लगाई थी कि युंगी जरूर वापस आएगा। जब उन्होंने देखा कि युंगी सच में लौट आया तो उन्होंने तय किया कि युंगी को सजा देंगे और हिंटे को छोड़ देंगे। हिंटे नहीं चाहता था कि युंगी तकलीफ उठाए, इसलिए उसने खुद उन्हें उकसाया। किजू गुस्से में आकर हिंटे को छत के किनारे तक ले गया। ये सुनकर युंगी का दिल हल्का हो गया। उसका अपराध बोध दूर हो गया। रात में वीजुम को फिर हेलुसिनेशन होने लगे। उसने देखा कि सुजियम उससे मिलने आया है। जैसे ही सुजियम पलटकर जाने लगा, वीजुम भी उठकर उसके पीछे चल पड़ा। जब डाबिन उठी तो वीजुम कहीं नहीं मिला। वो घबरा गई और हर जगह उसे ढूंढने लगी। छत पर पहुंचकर वो दंग रह गई कि वीजुम रेलिंग पर बैठा था। उसे सुजियम की मौत याद आ गई और उसका डर बढ़ गया। वो रोते हुए वीजुम से कहने लगी, नीचे आ जाओ, माफ करना, मैं सुजियम और तुम्हें बचा नहीं सकी। मुझे पता था तुम दोनों पर बहुत दबाव है। मुझे पता था तुम्हारे पिता बहुत सख्त हैं, लेकिन नाम और शोहरत की लालच में मैंने भी तुम दोनों को ये सब सहने पर मजबूर किया। ये कहते कहते वो बुरी तरह से घबरा गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी एक हाथ ने उसे उठाया। वीजुम रेलिंग से नीचे उतर आया था। डाबिन ने उसे कसकर गले लगा लिया। फिर दोनों साथ अस्पताल लौट आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वीजुम के पिता वहीं इंतजार कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा, वीजुम को अमेरिका भेजा जा रहा है। वीजुम स्कूल बदलना नहीं चाहता था, लेकिन पिता ने उसकी कोई बात नहीं मानी। डाबिन उसे बाहर खींच के ले गई। उसने तय कर लिया कि मैंने आज अपने बेटे को खोने से बचाया है, अब से मैं ही उसकी रक्षा करूंगी। अगले दिन गांधे स्कूल जा रहा था, तभी किजू के लोग रास्ता रोककर खड़े हो गए। वो सब बदला लेने आए थे। गांधे जल्दी निपटाना चाहता था। उसने झटपट छोटे मोटे गुंडों को गिरा दिया, लेकिन तभी एक और बड़ी और ताकतवर टोली सामने आ गई। लड़ाई के दौरान किसी ने पीछे से वार किया, जिससे गांधे का सिर चकराने लगा। दूसरा लड़का दौड़कर आया और गांधे को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने गांधे को जोर से जमीन पर पटक दिया। इस भयंकर गिरावट से गांधे का कंधा अपनी जगह से खिसक गया। भीड़ अभी और लड़ने ही वाली थी कि गांधे ने भागने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वो अभी थोड़ा ही भागा था कि किजू सामने आया और उसे लात मारकर गिरा दिया। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। किजू गांधे से अकेले लड़ना चाहता था। उसे पता था कि गांधे का टखना अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। उसने मौके का फायदा उठाकर उसकी टांग पर कई लातें मानी और फिर घूंसों से उसका मुंह लहूलुहान कर दिया। किजू फिर से गुस्से में झपटा, लेकिन गांधे ने उसका गला पकड़ लिया। जब किजू ने हिलना बंद कर दिया तो गांधे ने लापरवाही से पकड़ ढीली कर दी। गांधे को अंदाजा नहीं था कि यह सब दिखावा था। किजू ने तुरंत पलटकर वार किया और गांधे को जमीन पर पटक दिया। फिर उसने लगातार मुक्के बरसाए जब तक गांधे में हिम्मत ना रही। किजू ने गांधे को चेतावनी दी,
अब से दूसरों के कामों में दखल मत देना। फिर उसने अपने आदमियों को बाकी निपटाने का आदेश दिया और गली से बाहर चला गया। जब युंगी को यह खबर मिली तो वो अस्पताल भागा। उस समय गांधे का पूरा शरीर पट्टियों से ढका हुआ था। उधर जब वीजुम अस्पताल से छुट्टी पाया तो डाबिन ने अपने और बेटे के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। वीजुम वहीं आराम करने लगा। डाबिन फिर से काम पर लौटने की तैयारी की। उसने तय किया कि जब वीजुम पूरी तरह ठीक हो जाएगा तभी स्कूल की बात करेंगे। वो चाहती थी कि वीजुम अब थोड़ा सुकून पाए और मुस्कुराना सीखे। वो उसके हर फैसले में उसका साथ देगी। उसी रात युंगी किजू के पास पहुंचा ताकि वीजुम का म्यूजिक प्लेयर वापस मांग सके। किजू को अचानक मजा आया और उसने युंगी को पार्किंग लॉट में ले जाकर कहा, चलो शुरू करो। हालांकि युंगी कीजू का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन इस बार उसने कीजू को काफी चोट पहुंचाई। कुछ देर बाद कीजू की दिलचस्पी खत्म हो गई। उसने कहा, म्यूजिक प्लेयर ले लो और तुरंत निकल जाओ। उसी समय वीजुम का सामना अपने दादा से हुआ। दादा पुलिस और मनोचिकित्सक को डाबिन के घर ले आए थे। उन्होंने बहाना बनाया कि डाबिन मानसिक समस्या से जूझ रही है और परिवार के खिलाफ बगावत कर रही है। वीजुम समझाना चाहता था कि उसकी मां बिल्कुल ठीक है, लेकिन दादा ने उसकी एक न सुनी। डाबिन समझ गई कि सीधे विरोध करने से फायदा नहीं। उसने वकील सीओ को फोन किया और डॉक्टर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जाते समय उसने वीजुम की ओर देखकर इशारा किया, मैं तुम्हें लेने जरूर लौटूंगी। वीजुम बस अपनी मां को ले जाते हुए देखता रह गया। इसके बाद उसके दादा उसे अपने साथ खींच ले गए। उन्होंने पहले ही अमेरिका में उसके लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढ लिया था, तब तक उसे घर पर चुपचाप रहना था। इसी बीच वीजुम को युंगी का फोन आया। ट्रैफिक सिग्नल पर उसने मौका पाकर कार का दरवाजा खोला और भाग गया। उसके दादा पीछा करना चाहते थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। वीजुम उस जगह पहुंचा जहां युंगी इंतजार कर रहा था। युंगी ने म्यूजिक प्लेयर लौटाया और माफी मांगी कि उसकी वजह से वीजुम मुसीबत में पड़ा। उसने बताया कि उसने प्लेयर में थोड़ी मरम्मत की है, अब वो फिर से चलने लायक है। वीजुम जानता था कि वीजुम को अमेरिका जाना पड़ेगा। ये शायद उनकी आखिरी मुलाकात थी। अलविदा कहने के बाद वीजुम ने हेडफोन पहनकर गाने सुने और अपने भाई सुजियाम को याद किया। अगली सुबह वीजुम खुद कीजू के स्कूल पहुंचा और गेट पर उसका इंतजार करने लगा। कीजू उसे देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, चलो मेरे साथ अंदर, लेकिन वीजुम ने मना कर दिया। वो यहीं सब खत्म करना चाहता था। कीजू ने उसके टूटे हाथ पर नजर डाली और उसे नीचा समझा। लड़ाई शुरू होते ही वीजुम चकराने लगा। दोनों की लड़ाई सड़कों तक पहुंच गई। कुछ देर बाद कीजू थक गया और वीजुम ने पलटवार किया। उसके मुक्के से कीजू आग बबूला हो गया। उसने वीजुम को उठाकर पास की कार पर फेंक दिया। वीजुम का पूरा शरीर कार की खिड़की से टकराया और कांच चकनाचूर हो गया। आसपास के लोग डरकर हट गए। कीजू हंसते हुए बोला, देखा, लड़ाई ही सबसे अच्छा स्ट्रेस दूर करने का तरीका है। मजा आ रहा है ना? उसने कहा कि वो लोग लड़ाई करते हैं क्योंकि वो सब कचरा हैं। कीजू की ये बात सुनकर वीजुम को अपने पिता की याद आ गई। वो हंसते हुए उठा और बोला कि वो कभी कीजू जैसा नहीं बनेगा। दोनों ने फिर से मुक्के चलाने शुरू कर दिए। वीजुम ने अपने प्लास्टर वाले हाथ से कीजू के सिर पर जोरदार वार किया। खून निकल आया। फिर वीजुम ने अपना प्लास्टर उतारकर आखिरी घूंसा मारा। कीजू जमीन पर गिरा पड़ा। उसने म्यूजिक प्लेयर को देखा और कहा, हम सब उसी मशीन जैसे हैं, टूटे हुए, जिन्हें अब कोई सुधार नहीं सकता। लेकिन वीजुम उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। उसने लगातार उसके चेहरे पर मुक्के मारे। कीजू ने सोचा कि शायद वीजुम भी अपने परिवार से पिटा होगा, इसलिए ऐसा है। उसने कहा, बेचारा इंसान। गुस्से में वीजुम ने चिल्लाया, चुप हो जाओ। उसी समय उसे फिर हेलुसिनेशन होने लगे। उसने देखा कीजू उसके भाई सुजियम में बदल गया, फिर उसके पिता में और आखिर में उसमें खुद में। वीजुम ने उन सब भ्रमों को मिटाने के लिए जोर से वार किया। सबको लगा कि उसने काबू खो दिया है, लेकिन अचानक वो रुक गया। कीजू को उम्मीद नहीं थी कि वो रुकेगा। वो चाहता था कि वीजुम उसे खत्म करे, लेकिन वीजुम ठंडी हंसी हंसा और अपने हेडफोन लगाकर उसकी ओर वापस लौटा। जब वीजुम कीजू के साथ सब खत्म करने वाला था तभी युंगी और उसके पिता आ गए। उन्होंने वीजुम को रोक लिया। उसका पिता बेहद घबरा गया था। उसने कभी अपने बेटे को ऐसे नहीं देखा था। अचानक वीजुम रुककर आसमान की तरफ देखा। उसे अपना सपना याद आया, वो नीला आसमान और उसकी पहली उड़ान। सबकी हैरानी के बीच वीजुम ने कीजू के सीने पर पैर रख दिया। कुछ समय बाद डाबिन उसके लिए एक नया स्कूल ढूंढ लिया, वही स्पेशल स्कूल जहां गांधे पढ़ा था। जब वो स्कूल भेजा जा रहा था तब डाबिन ने उसे गले लगाकर कहा, अपना ध्यान रखना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बस में बैठते ही वीजुम ने देखा कि युंगी उसके बगल में था। युंगी ने भी ट्रांसफर की अर्जी दे दी थी। जैसे ही बस स्कूल के गेट पर पहुंची, क्लास टीचर ने सबको उतरने को कहा। जो छात्र अभी भी होश में नहीं थे उन्हें जबरदस्ती जगाया गया। वीजुम और युंगी ने स्कूल के गेट को देखा। इस स्कूल में जगह बनाने के लिए उन्हें लगातार लड़ना होगा और टॉप 10 में आना होगा, तभी उन्हें आगे ट्रांसफर का मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत कुछ रोमांचक होने वाला था। हाई स्कूल हीरोज पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और अगली ड्रामा में फिर मिलेंगे।